हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आप सभी का स्वागत है क्लास 12th हिस्ट्री की पहली क्लास में। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं दिलाएंगी, बल्कि आपको अपने अतीत को समझने की ताकत देगी। अगर आप सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो आज की ये क्लास आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ हम रटेंगे नहीं, बल्कि हर टॉपिक को स्टोरी की तरह समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विषय 1 अर्थात चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 के अंदर हमें पढ़ना है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, ये कहाँ अवस्थित था, ये सभी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 6000 ईसा पूर्व से 13000 ईसा पूर्व तक रहा है, यह माना जाता है। और इसे मुख्यतः 3 चरणों में बाँटा गया है। अब वो जो 3 चरण है वो कौन-कौन से हैं? तो जो प्रथम चरण है, इसे हम प्रारंभिक हड़प्पा बोलते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व रहा है। इसकी जो विशेषता थी वो थी ग्रामीण बस्तियां और कृषि की शुरुआत। तो हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो थी, उस टाइम पीरियड में कृषि की शुरुआत हुई और ग्रामीण बस्तियां जो है वो बसाए गए। द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो ये परिपक्व हड़प्पा, नाम ही सुनने से लगता है जैसे ये अब परिपक्व स्थिति में पहुंच गया हो, मतलब उन्नत स्थिति में पहुंच गया हो, इसका डेवलपिंग हो गया हो। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का जो उन्नत अवस्था था, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और इस टाइम पीरियड की जो विशेषता थी वो थी शहरीकरण, उन्नत व्यापार और नगर नियोजन। तो हम देख रहे हैं जब प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, वो ग्रामीण बस्तियां वहां बसी हुई थी, लेकिन जैसे ही हड़प्पा जो है परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, वो ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो शहरीकरण में परिवर्तित हो चुका था। जो कृषि की शुरुआत जहां से हुई थी, वहां अब एक उन्नत व्यापार ने इसका शकल ले लिया था। तो तमाम चीज़ें जो हैं ये उस टाइम पीरियड में घट रही थी। और जो तृतीय चरण की अगर हम बात करें तो उत्तर हड़प्पा, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। और इस समय जो है सभ्यता का पतन और विकेंद्रीकरण हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम चरण में जो प्रारंभिक हड़प्पा थी, पहले वो ग्रामीण बस्तियां से जो है वो प्रारंभ होती हैं और वहाँ पे कृषि की शुरुआत हो जाती है। जब ये टाइम जो है 2600 से 1900 ईस्वी के आसपास आता है, तो ये परिपक्व अवस्था में हड़प्पा सभ्यता पहुंच जाता है। वही ग्राम बस्तियां जो है, ग्रामीण बस्तियां अब शहरों का शकल ले चुका है। जो कृषि की जहां शुरुआत हुई थी, अब वहां पे व्यापार और वाणिज्य जो है फल फूल रहे हैं। नगर नियोजन की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उत्तर हड़प्पा की बात करें और इसके टाइम पीरियड ले 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, तो हम देख रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण से शहरीकरण की ओर पहुंची थी, वही सभ्यता अब पतन के कगार पे पहुंच चुकी थी। और इसका लगभग
पतन हो भी गया था इस टाइम पीरियड में। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें, तो हम भौगोलिक विस्तार में पाते हैं, यह सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे तक सीमित नहीं थी। अक्सर जो है बच्चे जो है पढ़ते भी हैं, जो सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। तो वो ये समझ लेते हैं जो ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी और उसके आसपास तक ही सीमित थी, मगर ऐसा नहीं है। यह जो सभ्यता थी, ये केवल सिंधु नदी के किनारे तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका जो विस्तार था, वो दक्षिण एशिया के एक विशाल भूभाग पर था। तो ये बहुत बड़े भूभाग पे फैला हुआ सभ्यता था, और ये अचानक सभ्यता कहीं से आके नहीं बस गया था, क्योंकि हमने अभी देखा जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम रहा है, उस टाइम में कैसे वो छोटे-छोटे बस्तियां जो है वो बना के वहाँ के लोग रहना प्रारंभ करते हैं और खेती-बाड़ी करना वो प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही टाइम पीरियड और बढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में जब वो पहुंचता है, तो हम देख रहे हैं वहाँ पे उसी ग्रामीण बस्तियों के जगह पे शहरीकरण हो चुका है, और व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुँच चुका है। तो ये सभी चीज़ें अचानक नहीं हुई है, इसमें कई सौ वर्षों का समय लगा है। और इन सभ्यता का फैलाव भी समझिए दक्षिण एशिया के एक पूरे विशाल भूभाग तक ये फैला हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ी और उन्नत सभ्यता थी। अगर हम इसका अंतर्राष्ट्रीय विस्तार अगर देखें, तो अगर आधुनिक पाकिस्तान की बात करें, तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इसका विस्तार है। अगर भारत में इसका हम विस्तार की बात करें, तो उत्तर में हम क्या देखेंगे? जम्मू। देखिए पहले यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मांडा लिखा दिख रहा होगा, तो पहले जम्मू को हम लोग मांडा के नाम से जानते थे। तो उत्तर में क्या था? जम्मू अर्थात मांडा। पश्चिम में जो इसका विस्तार था, वो राजस्थान अर्थात पहले का कालीबंगा। पहले का कालीबंगा आज का राजस्थान कहलाता है। अगर हम आज के गुजरात की बात करें, तो उस टाइम पीरियड में गुजरात में दो बस्तियां थी, वो और थी लोथल और धोलावीरा। अगर हम स्पेशली लोथल की बात करें, तो ये लोथल जो था, ये एक बंदरगाह भी था लोथल के अंदर, और वहाँ से व्यापार वाणिज्य जो है समुद्र मार्ग से होकर होता था। और लोथल पुराने टाइम पीरियड में बहुत ही फेमस बंदरगाह था। अगर हम इसका पूर्व में विस्तार देखने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब आलमगीरपुर, और दक्षिण में अगर हम इसका विस्तार देखेंगे, तो महाराष्ट्र का दैमाबाद और हरियाणा अर्थात राखीगढ़ी। तो जो भी आपको जो ब्रैकेट में जो नाम आप लोगों को देखने को जो मिल रहा है, ये सभी पुराना नाम है, और इसका जो वर्तमान नाम जो है, वो सभी उस ब्रैकेट के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमुख साक्ष्य और पुरावशेष की अगर हम बात करें, तो हम पाते क्या हैं? खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं इस सभ्यता की तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति को प्रमाणित करती हैं, क्योंकि किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें उन सभ्यता से मिली पुरावशेषों के साक्ष्य पे ही निर्भर रहना होता है। हो सकता है उस सभ्यता की अगर कोई लिखित सामग्री जैसे बुक, मुहर वगैरह है, तो उन सभी से भी हम लोग जो है
ये पता कर सकते हैं ये सभ्यता किस टाइम पीरियड का है और कितनी उन्नत अवस्था में ये सभ्यता थी। तो वैसे ही यहाँ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं इस सभ्यता की तकनीकी एवं सांस्कृतिक प्रगति को प्रमाणित करती हैं। शिल्प और उद्योग, मनके, तांबे और कांस्य के उपकरण और विशिष्ट प्रकार की टेराकोटा मूर्तियां। जो टेराकोटा होता है ना, इसका मतलब होता है मिट्टी। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। तो मिट्टी की मूर्तियां, लेकिन पहले मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगर इसकी हम व्यापार और मापन की बात करें तो मानकृत बाट मुहरे जो लंबी दूरी के व्यापार की ओर संकेत करती है। अगर इसके निर्माण की बात करें इस सभ्यता की, तो पक्की और कच्ची ईंटों का उपयोग। सोचिए किस उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है जिस समय ईंटों का भी आविष्कार हो चुका था। आज हम लोग हमें नहीं लगता आज जो भी सभ्यता हमारा डेवलप हुआ है, इन सभी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हड़प्पा सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो भी तकनीक है हमें वहीं से प्राप्त हुई है। और इनकी जो कुल अनुपात थी वो थी 4, 2 और 1 की, और ये पूरी सभ्यता में ये अनुपात समान थे। अगर हम मृदभांड की बात करें तो विशिष्ट प्रकार के लाल और काले मिट्टी के बर्तन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मनके मनके, बांट तथा फलक। तो इसकी कुछ पिक्चरें जो है यहाँ पे दी हुई है, आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं इन पिक्चरों के माध्यम से। जो उस समय नाप तोल की जो प्रणाली रही होगी वो कैसी रही होगी, इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख शहर थे, ये तमाम बातें जो है हम मैप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं सूतकागेंडोर है, मोहनजोदाड़ो है, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, बालाकोट है, चानहुद्रो है, धौलावीरा है, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, कोटदीजी, गमवेरीवाला, कालीबंगर, बनवाली, राखीगढ़ी, मितालत, मांडा, हड़प्पा। तो ये सभी जो नाम है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों के नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों का वितरण और उनका वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि यह केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुयोजित विस्तृत साम्राज्य था। सरस्वती बेसिन का महत्व, 2000 से अधिक स्थलों में से लगभग 2 या 3 बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे पाई गई हैं। यह दर्शाता है कि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। उपजाऊ मैदान होने के कारण यह कृषि का विस्तार सबसे अच्छा हुआ। तो यहाँ जो कृषि का विस्तार है वो भी सबसे अच्छा हुआ है। अगर हम 5 महानगर की बात करें तो वो है राखीगढ़ी अर्थात हरियाणा, मोहनजोदाड़ो अर्थात सिंध, हड़प्पा पंजाब मतलब ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, धौलावीरा गुजरात, और एक जो है गनवेरी वाला है ये पंजाब पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो राखीगढ़ी की बात करें अगर हम, तो वर्तमान में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ना। और मोहनजोदड़ो का बात करें तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और यहाँ सबसे विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी पाए गए हैं। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता का खोजा गया पहला शहर जो है वो हड़प्पा है। और धौलावीरा की बात करें
अद्वितीय जल संचयन प्रणाली के लिए जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ वाटर मैनेजमेंट होता था, जैसे हम लोग ना पानी को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम इसको खेत में पटवन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जो तो जो धौलावीरा की जो तकनीक थी, जो पानी को संचय करने की, जल को संचय करने की, ये काफ़ी उन्नत अवस्था की थी। और हम गनवेरीवाला की बात करें तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर हम कार्य के आधार पे बस्तियों का अगर वर्गीकरण अगर हम करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, हड़प्पावासी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की बस्तियाँ बसाते थे। जैसे बंदरगाह शहर, विनिर्माण केंद्र विनिर्माण केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, कृषि और पशुपालन गाँव। अब इन सभी के बारे में अगर हम थोड़ा-सा जानें, तो बंदरगाह शहर की अगर हम बात करें, तो लोथल और सुतकंडोर, है ना? ये विदेशी व्यापार के लिए मुख्य केंद्र था। विनिर्माण केंद्र की अगर बात करें, तो चान्हुद्रो हो जाएगा, यहाँ मनके बनाने और शिल्पकारी का काम होता था। क्षेत्रीय केंद्र से अगर हम बात करें, तो जो छोटे गाँवों और बड़े शहरों के बीच की कड़ी का काम करते थे, है ना? और अगर कृषि और पशुपालन गाँव की बात करें, तो जो पूरे साम्राज्य के लिए अनाज का उत्पादन करते थे। अगर हम नगर नियोजन की विशेषता पर ध्यान दें, तो हम पाते क्या हैं, लगभग सभी हड़प्पा बस्तियों में से एक समान पैटर्न देखा गया है। जो दुर्ग थे, ऊंचा पश्चिमी भाग जहां शासक वर्ग रहता था, निचला शहर, पूर्वी भाग जहां सामान्य जनता और शिल्पकार रहते थे, ग्रिड प्रणाली जो थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। तो ये थी नगर नियोजन की विशेषता। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की अगर हम आरंभ की बात करें, तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले भी और बहुत सारी सभ्यता और संस्कृति मौजूद थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पे छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार के संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत मिलता है। शहरी चरण की अगर हम बात करें, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक जो है विकास का परिणाम था। निरंतरता का सिद्धांत अगर हम इसको देखें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो हड़प्पा सभ्यता कई बाहरी आयात नहीं थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता कोई अचानक बाहर से आके और बसा हुआ ये सभ्यता नहीं था। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व की शुरुआती कृषि समुदायों जैसे मेहरगढ़ से लेकर 2600 ईसा पूर्व के शहरी केंद्रों तक एक अटूट कड़ी दिखाई देती है। अगर हम यहाँ की कृषि और पशुपालन की बात करें, तो शुरुआती दौर में लोग केवल अपनी जरूरत भर अनाज उगाते थे, जो बाद में शहरी अधिशेष में बदल गया। तो पहले लोग जरूरत के हिसाब से ही खेती बाड़ी किया करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम शिल्पकारी की बात करें, तो मिट्टी के बर्तनों जैसे मृदभांड की विशिष्ट शैलियों ने आगे चलकर परिपक्व हड़प्पा की तकनीक विशेषज्ञताओं का आधार बन गया। तो ये भी एक बिजनेस का स्रोत बन गया। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, इसमें हम दोनों में डिफरेंस देखें, तो हमें क्या देखने को मिलता है अंतर में। अगर हम बस्तियों की आकार की बात करें और प्रारंभिक हड़प्पा की अगर बात करें, तो यहाँ बस्तियां छोटी थी और ये इलाका ग्रामीण था। लेकिन जैसे ही ये उन्नत अवस्था में, परिपक्व अवस्था में एंटर करती है, तो यहाँ जो जहाँ पे छोटे छोटे जो है ग्रामीण इलाके थे,
वहाँ अब बड़े-बड़े महानगर बन गए थे, जैसे मोहनजोदाड़ो। अगर हम निर्माण की बात करें, तो बड़ी आकार की संरचनाओं का अभाव था वहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा में। लेकिन अगर परिपक्व हड़प्पा की बात करें, तो विशाल दुर्ग, स्नानागार, अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है अनाज भंडारण के लिए बनाया गया घर। अगर हम व्यापार की बात करें, तो अस्थाई स्तर तक सीमित, मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही। लेकिन परिपक्व अवस्था की अगर हम बात करें, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, तो मेसोपोटामिया और ओमान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब प्रारंभिक पे तो स्थानीय लेवल पर ही काम हो रहा है, और परिपक्व अवस्था में विश्व लेवल पर ये काम हो रहा है। अगर हम नियोजन की बात करें, तो अनियोजित या कम नियोजित, मतलब उतना कुछ खास नहीं, एकदम मिला-जुला। लेकिन अगर हम परिपक्व की बात करें, तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित सुनियोजित नगर, सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे। तो सोचिए कितना परिवर्तन हुआ प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर परिपक्व हड़प्पा तक। अगर हम इसकी क्रमिक परिवर्तन की बात करें और थोड़ा इसके विषय में और जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहें, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो पुरातत्वविद मानते हैं कि ग्रामीण संस्कृतियों में जब जनसंख्या बढ़ी और व्यापार में वृद्धि हुई, तो प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। इस आंतरिक विकास ने लेखन कला, मानकीकृत बाट, माप और पक्की ईंटों जैसे शहरी विशेषताओं को जन्म दिया। देखिए, एक बड़ा प्यारा सा लाइन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ना प्रारंभ होता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो धीरे-धीरे शहरी क्षेत्र में जब परिवर्तित होने लगे, तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। वे अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए और दिन-रात मेहनत करने लगे, और बहुत सारे तकनीकों का उन्हें ज्ञान हुआ। उन्होंने उसका आविष्कार किया, और उन्होंने सिर्फ आविष्कार ही नहीं किया, इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो कोटदीजी, दमसदाब और आमरी जैसे स्थल इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे ग्रामीण संस्कृतियां धीरे-धीरे शहरी जीवन की ओर बढ़ रही थी। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, वो है कृषि उत्पादन और आहार। हड़प्पावासी अनाज के उत्पादन में बहुत उन्नत थे। उनके आहार में विविधता थी, जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बदलती थी। उनके जो मुख्य अनाज थे, वो थे गेहूं और जौ। अगर क्षेत्रीय विशेषता की बात करें, तो गुजरात के स्थलों जैसे लोथल से बाजेर मतलब बाजरे के दाने मिलना यह दर्शाता है कि वे शुष्क क्षेत्रों में खेती करना जानते थे। मतलब यह यहाँ से एक बात का तो स्पष्ट रूप से ही पता चल रहा है, जो हड़प्पावासी को खेती करने का जो उनका जो तकनीक था, वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। चावल का हास्य, चावल के दाने कम मिलने का मतलब है कि हड़प्पा काल में चावल मुख्य फसल नहीं थी। हालांकि लोथल और रंगपुर जैसे इलाकों में इसके साक्ष्य मिले हैं। दाल और तिलहन की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन और वसा के स्रोत से भी अच्छी तरह परिचित थे। तो हड़प्पा कालीन जो किसान थे, जो कृषज्ञ थे, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो चुका था उस टाइम पीरियड तक। उनको ये पता था जो हेल्दी भोजन कौन सा है, किस भोजन में ज़्यादा प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो उनकी जो जानकारी थी वो काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी,
और अगर हम पशुपालन और वन्य जीव की बात करें तो जो पूरा प्राणी विज्ञानियों ने हड्डियों के विश्लेषण से समाज के दो पहलुओं को उजागर किया है। और पालतू जानवर जैसे में मवेशी, तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस का पालन दूध, मांस और खेती के काम जैसे हल चलाना के लिए किया जाता था। अगर वन्य जीव और शिकार की बात करें तो जैसे वाराह, जैसे जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल की मौजूदगी यह भी बताती है कि वे जंगली संपदा का भी उपयोग करते थे। एक बड़ा सवाल, क्या वे स्वयं शिकारी थे? पुरातात्विक साक्ष्य अभी भी इस पर स्पष्ट नहीं है कि वे शिकारी स्वयं करते थे वे शिकार या अन्य जनजाति समुदायों से मांस प्राप्त करते थे। अगर आप लोगों को इस विषय में अगर जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगर आप लोगों को इस विषय में जानकारी न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका आंसर आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। जलीय स्रोत, मछली और पक्षियों की हड्डियां संकेत देती है कि नदी और समुद्र के किनारे रहने वाले आबादी का मुख्य आहार समुद्री भोजन भी था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वे कृषि करना भी जान रहे हैं, पालतू जानवरों का इस्तेमाल भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरीका से आ रहा है, यहाँ तक कि वे वन्य जीव और जंतु का भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और वो इन सभी के अलावा जलीय स्रोतों का भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम विशेषज्ञों की भूमिका की अगर हम बात करें तो इतिहास को समझने में इन दो विशेषज्ञों का योगदान अतुल्य है। तो कौन कौन से हैं वो दो? तो पूरा वनस्पति शास्त्रीय और पूरा प्राणी विज्ञानी। तो जो पूरा वनस्पति शास्त्रीय होते हैं जो प्राचीन पौधों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, और पूरा प्राणी विज्ञानी जो होते हैं जो जानवरों की हड्डियों और उनके पालतू होने की आदतों का अध्ययन करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता, कृषि और सिंचाई प्रौद्योगिकी। खेत जोतने की तकनीक, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए बैलों का व्यापक उपयोग करते थे। इसके निम्नलिखित साक्ष्य मिलते हैं, जैसे में टेराकोटा मॉडल, बनवाली अर्थात हरियाणा और चलिस्तान से मिट्टी के बने हल्के खिलौने मिलना यह सिद्ध करता है कि वे हल्की प्रणाली से परिचित थे। जुते हुए खेतों का साक्ष्य, मतलब जुते हुए खेत, तो कालीबंगा राजस्थान में मिला जुता हुआ खेत इस सभ्यता की सबसे अनूठी खोज है। यह हल्की रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण 90 पर काटते हैं। अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें तो यह तकनीक दर्शाती है कि वे एक ही समय में एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें उगाने की कला जानते थे। फसल कटाई के उपकरण, कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को लेकर इतिहासकारों में दो मत है, लेकिन साक्ष्य दोनों के प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। पहला जो है वो है पत्थर के फलक। लकड़ी के हाथों में लगे पत्थर के फलकों का उपयोग अनाज काटने के लिए किया जाता था। दूसरा है धातु के औजार। हड़प्पावासी कांस्य और तांबे के निर्माण में कुशल थे, इसीलिए दरांती जैसे धातु के उपकरणों के प्रयोग की पूरी संभावना है। अगर हम सिंचाई व्यवस्था की बात करें, चूंकि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, इसीलिए खेती केवल वर्षा पर निर्भर नहीं थी। नहरें, अफगानिस्तान के सोतुगेई में
नहरों के स्पष्ट अवशेष मिलते हैं। पंजाब और सिंध में इनके न मिलने का मुख्य कारण गाद का जमना या नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है। कुएं, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, जिनका उपयोग पीने के पानी के साथ छोटी क्यारियों की सिंचाई के लिए भी किया जाता होगा। अगर हम जलाशय की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में विशाल जलाशय मिले हैं, जिनका उपयोग संभवतः कृषि के लिए पानी संचित करने के लिए किया जाता था। आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मैप है। यह मैप आरंभिक हड़प्पाई सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है। आपने इसी मॉडल का एक और मैप ऊपर देखा होगा जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को दर्शा रहा था। यहाँ पे जो मैप आप देख रहे हैं ये प्रारंभिक हड़प्पई संस्कृति के क्षेत्र को दर्शा रहा है, जैसे आमलीनाल, कोटदीजी, बंदसादात, सिसवल, और यहाँ हम देख रहे हैं सिंध को। आपके सामने जो ये पिक्चर है ये मिट्टी के बने वृषभ की पिक्चर है। तो हड़प्पावासी का जो कला और संस्कृत था, जो उसकी संस्कृति और कला थी, वो भी काफी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। और आपकी जो अगली क्लास है वो कल होगी।